क्या इस वक्त ध्यान पूरी तरह से यही है? मेरा मतलब है, या फिर दिमाग में ये चल रहा है कि शाम को क्या करना है, लंच में क्या खाना है, या कल ऑफिस में उस मीटिंग में क्या हुआ था? हाँ, ये बहुत ही आम बात है। हम सबके साथ ऐसे ही होता है। बिल्कुल। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक बहुत अजीब सी बात देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि लोगों के पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। अच्छी नौकरी है, घर है, गाड़ियां हैं, लेटेस्ट स्मार्टफोन्स हैं। बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। एकदम सही कहा। बाहर से सब चकाचौंध है, एकदम सफल जीवन की तस्वीर। लेकिन अगर ईमानदारी से झांक कर देखा जाए तो भीतर एक अजीब सी बेचैनी होती है। एक लगातार चलने वाला तनाव और एक गहरा आध्यात्मिक खालीपन महसूस होता है। ऐसा क्यों है कि सब कुछ पा लेने के बाद भी इंसान एक ठहराव महसूस नहीं कर पाता? देखिए, यही आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना है। सब कुछ है, फिर भी कुछ खाली सा लगता है। सही बात है। और आज के इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ठीक इसी गुत्थी को सुलझाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन में सच्ची शांति और वर्तमान का, यानी जो पल अभी चल रहा है, उसका असली महत्व क्या है। और ये चर्चा बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा एक बेहद प्रभावशाली और दुनिया को देखने का नजरिया बदल देने वाली फिलॉसफी पर आधारित है। इसे जर्मन मूल के लेखक एकहार्ट टोल ने अपनी किताब द पावर ऑफ नाउ में प्रस्तुत किया था। 1948 में जन्मे इस लेखक के विचारों का दावा बहुत सीधा है और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला भी है। हाँ, उनका जो मुख्य विचार है वो सीधे हमारे सोचने के तरीके पर वार करता है। जी, उनका कहना है कि हमारी सारी चिंताओं और इस खालीपन की जड़ कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारा अपना दिमाग है। तो आज हमारा मिशन उसी म्यूट बटन को खोजना है जो इस दिमागी शोर को शांत कर सके। और इस पूरी फिलॉसफी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मतलब इसका लक्ष्य किसी अलौकिक शक्ति को पाना नहीं है। अक्सर जब लोग जागृति, ज्ञान या एनलाइटनमेंट जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं तो दिमाग में किसी पहाड़ की चोटी पर बैठे एक सन्यासी की छवि उभर आती है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे ये कोई जादुई अवस्था है जो हम जैसे आम इंसानों के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, लेकिन आज की हमारी ये चर्चा इस बात पर जोर देती है कि अस्तित्व के साथ एकरूपता की वो प्राकृतिक अवस्था जिसे असल जागृति कहा जाता है, वो कहीं बाहर से हासिल नहीं करनी है। वो पहले से ही हर इंसान के भीतर मौजूद है। अच्छा, मतलब वो कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचने के लिए घर-बार छोड़ना पड़े? एकदम नहीं। असल में ये वो स्वाभाविक शांति है जो हमारे ही विचारों के भारी शोर के नीचे दब गई है। बस उस शोर को हटाना है। चलिए फिर इस शोर वाले हिस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें तो हमारी 90% चिंताएं उन चीजों के बारे में होती हैं जो या तो बीत चुकी हैं या अभी तक हुई ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लोग अतीत की गलतियों का पछतावा ढो रहे हैं या भविष्य में होने वाली किसी काल्पनिक परेशानी को लेकर पसीने पसीने हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वर्तमान पल में, यानी अभी में, तो कोई जी ही नहीं रहा है। तो क्या सच में हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गया है? देखिए, जब हम उस तनाव और खालीपन के मूल कारण की बात करते हैं तो सुई सीधे हमारे अपने मन पर आकर रुकती है। ज्ञान या सच्ची शांति के मार्ग में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो कोई भारी ताकत नहीं है। तो फिर वो रुकावट क्या है? वो रुकावट है मन के साथ हमारी अपनी पहचान जुड़ जाना। इसे आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड कहा जाता है। आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि इंसान ने ये मान लिया है कि उसके दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं वही उसकी असलियत है। वो सोचता है कि मैं मेरे विचार हूं। अरे बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, जब कोई इंसान खुद को केवल अपना सोचने वाला दिमाग मान लेता है तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करता है। ये भ्रम उसे बाकी पूरी दुनिया से, प्रकृति से और खुद अपने अस्तित्व से अलग होने का एहसास कराता है। और जब अलगाव का ये एहसास पैदा होता है तभी डर और असुरक्षा जन्म लेते हैं, है ना? बिल्कुल, दुख और डर की शुरुआत यहीं से होती है। अगर इसे आज के समय के एक साधारण उदाहरण से समझा जाए तो क्या ऐसा है कि मन एक उपकरण की तरह है, ठीक एक स्मार्टफोन की तरह? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया तुलना है, स्मार्टफोन वाली बात। मेरा मतलब है, स्मार्टफोन को बनाया तो इंसान की सुविधा के लिए गया था, ताकि वो काम को आसान बनाए। लेकिन आज हालत यह है कि उस फोन ने अपने ही मालिक को नियंत्रण में ले लिया है। लोग दिन भर उसके स्क्रीन से चिपके रहते हैं, उसके गुलाम बन चुके हैं। सही कहा। और हमारा दिमाग भी तो एक टूल ही है,
एक औजार है। जी, जिसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए था, लेकिन अब वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन सा सवाल? अगर हम हमारा मन नहीं है, अगर हम वो लगातार चलने वाली विचारों की रेलगाड़ी नहीं है, तो वास्तव में हम कौन हैं? ये सवाल इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। अगर हम अपने विचार नहीं हैं, तो हम क्या हैं? इस अवधारणा को बीइंग शब्द से समझाया गया है। बीइंग, इसे थोड़ा आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? देखिए, बीइंग वो शाश्वत, हमेशा मौजूद सार है जो हर जीव के भीतर है। इसे हम शुद्ध चेतना कह सकते हैं। ये जीवन का वो रूप है जो विचारों से बहुत परे है। अच्छा, विचारों से परे। हाँ, परेशानी ये है कि हमारा मन हमेशा हर चीज का विश्लेषण करना चाहता है। मन इस असीमित बीइंग को एक छोटे से वैचारिक बक्से में बंद करने की कोशिश करता है, उस पर एक लेबल लगाना चाहता है। हाँ, मन को तो हर चीज को नाम देने की आदत होती है। बिल्कुल। लेकिन असलियत यह है कि इस शुद्ध चेतना को विचारों के जरिए कभी समझा ही नहीं जा सकता। इसे केवल तभी महसूस किया जा सकता है जब मन पूरी तरह से शांत हो। क्या इसका कोई विजुअल उदाहरण है जिससे इसे महसूस किया जा सके? हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आसमान में बहुत सारे बादल छाए हों। वो बादल हमारे विचार हैं। मन सोचता है कि ये बादल ही सब कुछ हैं। बादल जो हमेशा आते जाते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बादल छटते हैं, तब वो अनंत नीला आसमान दिखाई देता है जो हमेशा से वहीं था। वो आसमान ही बीइंग है। अरे वाह, ये बादलों और आसमान वाला उदाहरण वाकई बहुत सटीक है। हाँ, जब विचारों का शोर रुकता है, तब जो गहरी शांति और जीवंतता महसूस होती है, वही इंसान का असली स्वरूप है। तो जब ये स्पष्ट हो गया कि मन ही समस्या की जड़ है और उसी ने ये भ्रम का पर्दा डाल रखा है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मन आखिर हमें इस जाल में फंसाए कैसे रखता है। वो कौन सा तरीका है जिससे मन अपनी सत्ता कायम रखता है? और वो तरीका बहुत ही चालाकी भरा है। इस चर्चा के अनुसार वो तरीका है समय का भ्रम। समय का भ्रम? ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, क्योंकि हम सभी घड़ियों, कैलेंडर्स और डेडलाइंस के हिसाब से जीते हैं। समय तो बहुत वास्तविक लगता है। अस्तित्व है। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। थोड़ा और समझाइए। देखिए, अगर तार्किक रूप से सोचा जाए तो अतीत क्या है? अतीत केवल स्मृतियों का, यादों का एक संग्रह है। जब वो घटनाएं घटी थीं, तब वे वर्तमान क्षण के रूप में ही घटी थीं। हाँ, ये तो सच है। कल भी जब हम कुछ कर रहे थे, तो वो उस वक्त का आज ही था। बिल्कुल। और भविष्य क्या है? भविष्य केवल मन की एक कल्पना है, एक अनुमान है। जब भविष्य आएगा, तो वो भी वर्तमान बनकर ही आएगा। इंसान कभी भविष्य में जाकर कुछ नहीं कर सकता। जो करना है, वो अभी में ही करना है। मतलब अतीत और भविष्य केवल वर्तमान के प्रतिबिंब हैं, उनका अपना कोई ठोस वजूद नहीं है। यह है कि जो लोग खतरनाक खेल खेलते हैं, जैसे रॉक क्लाइंबिंग, स्काई डाइविंग या फॉर्मूला 1 रेसिंग, वे उस गतिविधि के दौरान एक बेहद गहरी शांति और जीवंतता का अनुभव करते हैं। सच में? लेकिन वो तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति होनी चाहिए, जान का खतरा होता है। वही तो बात है। इसका कारण यह है कि उस जानलेवा खतरे के क्षण में जीवित रहने के लिए इंसान को पूरी तरह से 100% वर्तमान में रहना पड़ता है। ओहो, मतलब अगर दिमाग ने एक सेकंड के लिए भी ये सोचा कि कल मीटिंग में क्या बोलना है, तो जान जा सकती है। उस खतरे की वजह से मन को सोचने का समय ही नहीं मिलता और इंसान अचानक उस बीइंग की अवस्था में पहुंच जाता है। क्या बात है, ये बहुत ही दिलचस्प है। लेकिन इस गहरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए पहाड़ से कूदना जरूरी नहीं है। इसे बिना किसी खतरे के भी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया जा सकता है। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी असहमति पैदा हो सकती है। बताइए क्या? अगर भविष्य का कोई वजूद ही नहीं है और केवल वर्तमान ही सब कुछ है, तो क्या लोग कल की तैयारी करना छोड़ दें? क्या कंपनियों को 5 साल का विजन बनाना बंद कर देना चाहिए? ये सवाल बहुत लाजमी है। मेरा मतलब है, अगर हर कोई सिर्फ आज में जीने लगे और कल की चिंता ना करे, तो क्या दुनिया का सारा कामकाज ठप नहीं हो जाएगा? बिना प्लानिंग के तो कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इस बात को कैसे सही ठहराया जा सकता है? ये बहुत ही व्यवहारिक और जरूरी सवाल है, और यहीं पर हमें पूरी तस्वीर को स्पष्ट रूप से समझना होगा। इस विचार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान योजनाएं बनाना या लक्ष्य निर्धारण करना छोड़ दे। तो फिर मतलब क्या है? देखिए, जीवन में बाहरी उद्देश्य यानी आउटर पर्पस और एक दिशा होना बिल्कुल जरूरी है। हमें काम करना है, बिल भरने हैं, यात्राओं की योजना बनानी है। इसे क्लॉक टाइम या व्यवहारिक समय कहा जाता है। इसका उपयोग करना बुद्धिमानी है। अच्छा, तो कैलेंडर और घड़ी का इस्तेमाल करना गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं। समस्या और दुख तब शुरू होता है जब ये क्लॉक टाइम मनोवैज्ञानिक समय यानी साइकोलॉजिकल टाइम में बदल जाता है। साइकोलॉजिकल टाइम, ये क्या होता है? मनोवैज्ञानिक समय का मतलब है जब कोई इंसान
अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपनी पूर्णता को भविष्य के किसी लक्ष्य से जोड़ देता है। ओहो, जैसे लोग कहते हैं कि जब मेरा घर बन जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। एकदम सही। जब इंसान ये सोचता है कि मैं खुश तभी होऊंगा जब मेरा प्रमोशन होगा या जब मेरे पास गाड़ी होगी तब मुझे शांति मिलेगी, ये बाहरी उद्देश्य जब वर्तमान क्षण के महत्व को पूरी तरह से निगल जाता है, तब असली दिक्कत होती है। हाँ, क्योंकि फिर इंसान उस पल में तो खुश है ही नहीं, वो बस एक इंतजार में जी रहा है। बिल्कुल। जीवन का अनुभव केवल वर्तमान में होता है। बाहरी लक्ष्य केवल यात्रा की दिशा तय करने के लिए हैं, लेकिन जीवन की असल यात्रा का हर कदम सिर्फ इसी पल में है। तो मतलब हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है, लेकिन उस एक एक कदम का आनंद भी लेना है। हाँ, भविष्य पर इस मनोवैज्ञानिक निर्भरता को तोड़ना ही वर्तमान में रहने की पहली सीढ़ी है। और इसकी शुरुआत सिर्फ इस बात के अवलोकन से होती है कि कैसे हमारा ध्यान बार बार अतीत की कड़वाहट या भविष्य की चिंताओं की ओर भागता है। मतलब हमें उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी है। नहीं, बस उसे भागते हुए देखना है। तो ये बात साफ हो गई कि व्यावहारिक स्तर पर कैलेंडर का इस्तेमाल करना है, लेकिन मानसिक स्तर पर उस कैलेंडर का गुलाम नहीं बनना है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में, जहां बॉस का प्रेशर है, ईएमआई भरनी है, ट्रैफिक का शोर है, वहां हम अपने ही विचारों के इस लगातार चलने वाले लूप से बाहर कैसे आएं? इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति सुझाई गई है। वो क्या है? इसे प्रतीक्षा या वेटिंग का नाम दिया गया है। प्रतीक्षा? लेकिन इंतजार करना तो सबसे उबाऊ काम होता है ना? अब यहाँ प्रतीक्षा का मतलब बस स्टॉप पर खड़े होकर बस का इंतजार करने वाली वो झुंझलाहट भरी प्रतीक्षा नहीं है, जहाँ इंसान बार बार घड़ी देखता है और चिढ़ता है। तो फिर ये किस तरह की प्रतीक्षा है? ये एक बहुत ही खास तरह की प्रतीक्षा है। इसमें इंसान बिना किसी मानसिक भटकाव के पूरी तरह से सतर्क और जागरूक रहता है। इसे आजमाने के लिए एक बहुत ही शानदार और आसान अभ्यास है, जो कोई भी कर सकता है। अच्छा, वो अभ्यास क्या है? मैं अभी ट्राई करना चाहूंगी। बिल्कुल। अभ्यास ये है, बस आराम से बैठें, आंखें बंद करें और अपनी पूरी एकाग्रता के साथ अपने दिमाग में ये देखने के लिए इंतजार करें कि मेरा अगला विचार क्या होगा। मतलब मुझे अपने ही विचारों का इंतजार करना है? हाँ, बस उस अगले विचार का इंतजार करें। जैसे कोई बिल्ली चूहे के बिल के बाहर पूरी तरह से घात लगाकर बैठती है कि चूहा कब बाहर निकलेगा। अरे वाह, ये तो सच में दिलचस्प है। मतलब हमें अपने ही दिमाग के बाहर एक बिल्ली की तरह घात लगाकर बैठना है। ये तो दिमागी कसरत से ज्यादा टॉम एंड जेरी का खेल लग रहा है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब ये अभ्यास किया जाता है तो एक बहुत ही अजीब लेकिन चमत्कारी चीज महसूस होती है। वो क्या? जब तक ये तीव्र उपस्थिति और सतर्कता बनी रहती है, तब तक दिमाग में कोई नया विचार आता ही नहीं है। विचार तभी आते हैं जब हमारी सतर्कता टूटती है। मैंने अभी कुछ सेकंड के लिए यही किया और सच में दिमाग एकदम खाली हो गया था। इसका तर्क बिल्कुल समझ में आता है। जब कोई व्यक्ति हाथ में कैमरा लिए किसी दुर्लभ पक्षी के उड़ने का पूरी एकाग्रता से इंतजार कर रहा होता है, तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ उसी एक पल पर केंद्रित होता है। बिल्कुल सही। उस दौरान उसके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं चल रहा होता कि आज रात के खाने में क्या सब्जी लानी है। उसका पूरा अस्तित्व उस इंतजार में सिमट जाता है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। लेकिन देखिए, यहाँ एक और बड़ी चुनौती सामने आती है। जब जिंदगी सामान्य चल रही हो, तब तो ये बिल्ली चूहे का खेल खेला जा सकता है। लेकिन जब कोई बहुत ही नकारात्मक या दर्दनाक भावना हावी हो, जैसे जब किसी बात पर भयंकर गुस्सा आ रहा हो या कोई गहरी उदासी छा गई हो, तब इस सजगता को कैसे बनाए रखा जाए? भावनाएं तो विचारों से भी ज्यादा शक्तिशाली महसूस होती हैं। ये बात एकदम सच है कि भावनाएं बहुत तीव्र होती हैं, लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो भावनाएं हैं क्या? भावनाएं शायद हमारे मन का ही हिस्सा है। असल में भावनाएं मन का ही शरीर पर पड़ने वाला प्रतिबिंब है। जब मन में कोई विचार आता है, जैसे मान लीजिए किसी ने हमारा अपमान किया, तो शरीर उस विचार पर जो रासायनिक और शारीरिक प्रतिक्रिया देता है, वही भावना या इमोशन है। अच्छा, तो भावना शरीर की प्रतिक्रिया है। हाँ, जब नकारात्मक भावनाएं हावी हों तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है उनसे लड़ना या उन्हें दबाना। हाँ, हम अक्सर गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ रणनीति उनसे लड़ने की नहीं है। रणनीति ये है कि उन भावनाओं को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखा जाए। एक दर्शक की तरह। रही हलचल को देखें, सीने में जो गर्माहट महसूस हो रही है, सांसों की जो गति तेज हो गई है, उसे सिर्फ महसूस करें, उस पर कोई ठप्पा न लगाएं। तो जब हम भावनाओं को इस तरह दूर से एक गवाह बनकर देखते हैं, तो क्या होता है? तो हमारे और उस भावना के बीच एक खाली जगह,
एक स्पेस बन जाती है। हमारी जागरूकता बढ़ती है और उस भावना की हमें दर्द देने की ताकत अपने आप कम होने लगती है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है वर्तमान क्षण के प्रति पूर्ण समर्पण करना। जो स्थिति जैसी है उसे वैसी ही स्वीकार करना। अंग्रेजी में इसे सेइंग येस टू व्हाट इज कहा गया है। स्थिति से लड़ना बंद करना। हाँ, जब अंदरूनी प्रतिरोध खत्म हो जाता है, जब हम वर्तमान से लड़ना बंद कर देते हैं, तो जीवन में बहुत ही चमत्कारिक रूप से सामंजस्य और शांति आ जाती है। विचारों और भावनाओं को दूर से देखने वाली बात बहुत तार्किक लगती है, लेकिन कई बार, खासकर जब कोई इंसान बहुत ज्यादा तनाव में हो, तो विचारों का बहाव किसी तेज नदी की तरह होता है। उसमें इंसान बही जाता है। ये सच है, कभी-कभी भाव बहुत तेज होता है। ऐसे में ध्यान को स्थिर रखने के लिए किसी मजबूत लंगर की जरूरत होती है, किसी ऐसी चीज की जो तूफान में भी नाव को टिकाए रखे। और ये ठोस बिंदु कोई हवाई चीज नहीं, बल्कि हमारा अपना भौतिक शरीर ही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब दिमाग बहुत ज्यादा शोर कर रहा हो, तो शरीर एक बेहतरीन लंगर का काम करता है। शरीर से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर का तिरस्कार करना अपनी ही सच्चाई से मुंह मोड़ना है। तो हमें शरीर के साथ क्या करना है? रणनीति ये है कि अपने ध्यान को अपने दिमाग से निकालकर अपने आंतरिक शरीर में ले जाया जाए, इनर बॉडी। अब ये आंतरिक शरीर क्या है? क्या ये वही शरीर है जो हमें शीशे में दिखता है? नहीं, ये वो शरीर नहीं है जो शीशे में दिखता है। ये वो जीवन ऊर्जा है जो हमारे भीतर बह रही है। ऊर्जा, उसे कैसे महसूस करें? आंखें बंद करके ये महसूस करना कि हाथों की उंगलियों में एक झुनझुनाहट है, पैरों में एक ऊर्जा है, सीने में एक धड़कन है। बस इस ऊर्जा पर ध्यान देना है। ऐसा करने से क्या होता है? देखिए, चूंकि इंसान का ध्यान सीमित है, जब वो अपना पूरा ध्यान शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करने में लगा देता है, तो दिमाग के उस हिस्से से ऊर्जा वापस खिंच जाती है जो चिंता करने में लगा था। अरे वाह, ये तो ध्यान भटकाने का बहुत ही प्राकृतिक तरीका है। और सबसे बड़ी बात, शरीर हमेशा वर्तमान में ही रहता है। हाँ, शरीर तो अतीत या भविष्य में नहीं जा सकता। बिल्कुल, शरीर न तो कल की सोच सकता है और न ही 10 साल बाद की, वो सिर्फ अभी में धड़कता है। इसलिए जब ध्यान आंतरिक शरीर पर होता है, तो इंसान स्वाभाविक रूप से वर्तमान में पूरी तरह से टिक जाता है। मतलब ये शरीर के प्रति जागरूकता असल में चेतना का अपने मूल स्रोत की ओर लौटना है। एकदम सही। और मजे की बात यह है कि जब इंसान इस अवस्था में होता है, तो यहीं से सच्ची क्षमा यानी फॉरगिवनेस की शक्ति भी पैदा होती है। एक मिनट, क्षमा, शरीर पर ध्यान केंद्रित करने और किसी को माफ करने के बीच क्या संबंध हो सकता है? ये थोड़ा अजीब लग रहा है। संबंध बहुत गहरा है। देखिए, क्षमा करने का मतलब किसी के गलत काम को सही ठहराना नहीं है। तो फिर क्या है? सच्ची क्षमा का मतलब है उस घटना को लेकर जो मानसिक बोझ और अतीत की कहानी इंसान ने अपने दिमाग में पकड़ रखी है, उसे छोड़ देना। जब कोई अतीत की कड़वाहट को पकड़ कर रखता है, तो वो मनोवैज्ञानिक समय का गुलाम बन जाता है। हाँ, वो बार बार उसी अतीत में जीता रहता है। बिल्कुल। क्षमा करना दरअसल अपने मन से, अपने विचारों से अपनी शक्ति वापस लेने का एक अचूक तरीका है। जब हम वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होते हैं, तो अतीत का कोई भी बोझ हमारे ऊपर टिक ही नहीं सकता। ये तो बहुत ही गहरी बात कही आपने। इसीलिए कहा गया है कि अगर दुनिया को बदलना है, दुनिया को शांतिपूर्ण बनाना है, तो बाहरी लड़ाइयों से ज्यादा जरूरी है अपनी खुद की चेतना को बदलना। क्या इसका मतलब ये है कि शरीर की आंतरिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना और वर्तमान में रहना हमारे दिमाग के उस लगातार चलने वाले शोर को एक तरह से म्यूट करने जैसा है? म्यूट बटन? हाँ। जैसे टीवी पर कोई बहुत ही शोरगुल वाली, सिरदर्द कर देने वाली बहस चल रही हो और हम बस रिमोट से म्यूट का बटन दबा दें। स्क्रीन पर चित्र तो तब भी दिखेंगे, काम तो तब भी चल रहा होगा, लेकिन वो शोर हमें परेशान नहीं करेगा। ये तुलना 100% सटीक है। जब ध्यान शरीर के भीतर होता है और इंसान पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तो दिमाग की वो वैचारिक आवाज सच में म्यूट हो जाती है। इंसान दुनिया में काम कर रहा होता है, लोगों से मिल रहा होता है, लेकिन बिना उस मानसिक शोर के। और इसका असर सिर्फ अकेले में बैठकर शांति महसूस करने तक सीमित नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। ये सच्ची उपस्थिति या प्रेजेंस हमारे रिश्तों और हमारे संवाद को भी पूरी तरह से बदल देती है। वो कैसे? सोचकर देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं, तो अक्सर हमारा दिमाग या तो ये सोच रहा होता है कि मुझे आगे क्या जवाब देना है, या फिर हम उस इंसान को जज कर रहे होते हैं। हाँ, हम पूरी तरह से सुनते नहीं हैं। लेकिन जब कोई पूरी तरह से वर्तमान में रहकर किसी की बात सुनता है, बिना अपने दिमाग में कोई कहानी गढ़े, तो आलोचना अपने आप खत्म हो जाती है।
दो लोगों के बीच एक बहुत ही गहरा आत्मीय और सच्चा संपर्क स्थापित होता है। सच्ची शांति का मतलब ही अपनी इन जड़ों से जुड़ना है। तो अगर इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का एक सार निकाला जाए तो वो कुछ ऐसा होगा, हम वो आवाज नहीं है जो हमारे दिमाग में दिन रात एक कमेंटेटर की तरह बोलती रहती है। बिल्कुल सही। हमारा मन, हमारे विचार, हमारी असली पहचान नहीं है। मनोवैज्ञानिक समय वो अतीत का भारी बोझ और भविष्य की अंतहीन चिंता महज मन का बुना हुआ एक भ्रम है। वर्तमान यानी जो पल अभी है, बस वही एकमात्र सच है जो असल में हमारे पास है। यही पूरे दर्शन का निचोड़ है। और इस लगातार चलने वाले मानसिक शोर से बाहर निकलकर सच्ची शांति पाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण यही है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए सिर्फ एक गवाह की तरह देखें और अपने ध्यान को अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा में केंद्रित रखें। बिल्कुल, यही वो बदलाव है जो एक इंसान की व्यक्तिगत चेतना से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरी सामूहिक चेतना में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर वे खुद सोच सकें। हाँ, एक व्यावहारिक विचार। ये एक बहुत ही रोजमर्रा की स्थिति है। अगली बार जब भी आप ट्रैफिक जैम में फंस जाएं, जहां गाड़ियां रेंग रही हों, हॉर्न बज रहे हों, सब कुछ रुका हुआ हो और दिमाग में गुस्सा उबलने लगे कि मुझे देर हो रही है, जो कि बहुत आम बात है, तो उस झुंझलाहट पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने के बजाय क्या सिर्फ एक पल के लिए रुक कर अपने ही मन की उस झुंझलाहट को दूर से एक गवाह की तरह देखा जा सकता है, बिना उसे सही या गलत ठहराए? क्या सिर्फ इतना सा अवलोकन ही अपनी दुनिया और इस पूरी दुनिया को बदलने की दिशा में चेतना का पहला कदम हो सकता है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बहुत ही सुंदर विचार है ये सोचने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही किताबों व विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।